हेलो एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं वेव की कहानी। और कमाल का लेक्चर है और प्यारा सा छोटा सा आसान सा चैप्टर है। अच्छा, छोटा तो नहीं बोलेंगे वैसे, पर जो समय है ना भाई आज का, कि आज आपको किस चीज की रिक्वायरमेंट है। देखिए, समय के साथ इंसान की जरूरतें बदलती हैं, उम्मीद बदलती हैं, ख्वाब बदलते हैं। मैंने कहा ख्वाब तो हमारा एक ही है, डॉक्टर बनने का। पर आज जो आपको जरूरत है वो किसकी है साहब? वेव के अंदर के सारे फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए। सर कैसी कैसी बातें होती हैं वो सिखाइए आप, वही ज्यादा सूटेबल है शायद, और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आप करा दीजिए। स्टार्ट करते हैं पहला पोर्शन वेव की कहानी, कि उसमें आपको सबसे ज्यादा क्या कहानी आनी चाहिए। फिर उसके बाद आगे बात करेंगे। जो फॉर्मूला वाइज चीजें सीखनी होगी उनको डायरेक्ट फॉर्मूला वाइज ही सिखाया जाएगा। बहुत शॉर्ट एंड स्वीट प्यारा सा लेक्चर बनाऊंगा आपके लिए आज की कहानी में। लिख के कुछ नहीं लाया हूं, पर कोशिश करी जाएगी कि हर चीज आपको टिप्स पे करा दी जाए। आओ भाई, सबसे पहले बात करते हैं, बिल्कुल जीरो से हीरो की कहानी स्टार्ट करते हैं कि साहब ये तरंग क्या होती है। तरंग ऊर्जा संचरण का एक माध्यम है साहब। क्या है? ऊर्जा संचरण का एक माध्यम है कि ऊर्जा को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए क्या चाहिए कि साहब? तरंग है वो। तरंग क्या है? ऊर्जा संचरण का एक तरीका है साहब। तरंग दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। एक यांत्रिक तरंग। कौन सी तरंग? यांत्रिक। ध्यान से सुनिएगा। यांत्रिक तरंग, और दूसरी है अयांत्रिक तरंग। जानता है? यांत्रिक और अयांत्रिक तरंग है सर। यांत्रिक तरंग जिसमें माध्यम की आवश्यकता होती है सर, ऐसे बनाते हैं। माध्यम की आवश्यकता होती है। अयांत्रिक तरंग जिसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। माध्यम की आवश्यकता किसमें होती है? ध्वनि तरंगों में सर। किसमें बेटा? ध्वनि तरंग। अयांत्रिक तरंग जिसमें माध्यम, मीडियम डज नॉट रिक्वायर्ड, यानी कि माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश तरंगे सर। कौन सी तरंगे बेटा? प्रकाश तरंगे सर। अब ये कहानी तो आपको समझ आती होगी और आपने पढ़ी भी होगी साहब। अरे हाँ या ना? कि हाँ सर। पर बात क्या है सर? मैंने कहा बात बड़ी कमाल की है कि तरंग गति चल रहा है और ऐसे ऐसे खेल चल रहे हैं। इसमें एक और कहानी है साहब, कि एक होती है अनुप्रस्थ तरंग। यहां से पूछे गए क्वेश्चन है भाई, छोटी छोटी बातें थ्योरेटिकल है। अनुप्रस्थ और एक होती है अनुदैर्घ्य। अनुदैर्घ्य। अब अनुप्रस्थ क्या होते हैं? तरंग में कैसे काम होता है भाई, कि कंपन करते हैं उस माध्यम के कण। हाँ, और कंपन की दिशा और चलने की दिशा के हिसाब से दो प्रकार की अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य। अगर मान लो ये कंपन की दिशा है और ये चलने की दिशा है, ये कंपन की दिशा। राइटिंग अच्छी क्यों नहीं आ रही भाई? अच्छी राइटिंग है ही नहीं सर आपकी। ये है बेटा कंपन की दिशा। किसकी दिशा? कंपन की दिशा। अच्छा सर। और ये है गमन की दिशा। गमन की दिशा सर। मैंने कहा अगर कंपन की दिशा और गमन की दिशा लंबवत हैं, हाँ, तो ये, और अगर कंपन की दिशा और गमन की दिशा समांतर है तो ये वाली, ये कंपन की दिशा और गमन की दिशा भी ऐसे हैं, यानी कि कंपन की दिशा और गमन की दिशा समान है। ये गमन की दिशा। मैंने कहा हाँ। अगर ये समान है तो ये कौन सी? अनुदैर्घ्य हैं, और ये लंबवत हैं तो ये अनुप्रस्थ हैं। हाँ या ना? इसके एग्जाम्पल की बात करें तो ये है प्रकाश तरंगे। प्रकाश तरंगे सर। और इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो ये ध्वनि तरंग है सर। कौन सी है? ध्वनि तरंग है सर।
सब कुछ बढ़िया चल रहा था, सारी कहानियां हमें समझ आई। फिर हमसे कहा कि तरंग फलन का ज्यावक्रीय प्रगामी समीकरण क्या होगा। कोई भी तरंग हो साहब, उसका ज्यावक्रीय प्रगामी समीकरण बताइए। तो हमने कहा कि साहब तरंग का समीकरण होता है y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अरे क्या होता है a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। मुझे पता है कि इसका पूरा डेरिवेशन करके हम लोग सिखाते हैं जब भी ये चैप्टर स्टार्ट होता है, पर आज नहीं सिखाया जाएगा बेटा। आज आपको डायरेक्ट चीजें सिखाई जाएगी। मैंने आपसे वादा भी किया था कि बेटा देखिए, आज आपको जिस बात का जरूरत है वही सिखाया जाएगा। ठीक है जी। तो अब ध्यान से सुनते रहें। हमें क्या पता होना चाहिए और क्या नहीं पता होना चाहिए, पहली बात वो सुने। पहली बात ये ओमेगा बराबर होता है 2π/t। क्या होता है बेटा? 2π/t। के बराबर मैंने कहा 2π/λ। यस सर। अच्छा एक और चीज, ओमेगा/k बराबर v। ये तरंग की चाल, तरंग का वेग, तरंग की चाल ये होता है। अच्छा सर, मैंने कहा हाँ। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं k बराबर तरंग संख्या ओमेगा/v, तरंग संचरण नियतांक, संचरण नियतांक। सर पहले ये देखो, ये बात समझ आई क्या? आराम से ये बातें देख लीजिए कि ये आपको समझ आया क्या। अगर ये समझ आया तो आगे बढ़ते हैं सर। फिर अब क्या खेल होगा, मैंने कहा आगे देखो कि y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। पहला क्वेश्चन जो यहां से आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान दीजिएगा, बड़ा कमाल का है। बच्चा क्या कहता है क्या नहीं कहता है, क्या उसको समझ आता है, पर उसको एक बात जो यहां पर याद होनी चाहिए कि क्या, मैंने कहा माइनस ओमेगा टी प्लस के एक्स। जब ऐसी बातें हुई, हाँ, तो आपसे 3 एग्जाम्पल दे रखे हैं सर, आपने 3 समीकरण लिख दिए। मैंने कहा समीकरण बच्चा ये नहीं रटे कि साहब y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स ही होगा कि y बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स भी होगा। या दोनों माइनस भी हो सकते, दोनों प्लस भी हो सकते, एक प्लस एक माइनस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है मेरे भाई। पर खेल क्या है कि तरंग संचरण की दिशा क्या होगी, कि ये तरंग किस दिशा में गति कर रही है। ये y लिखा है, इसका मतलब y दिशा में कंपन हो रहे हैं, और x है मतलब x दिशा में संचरण है, पर वो प्लस x में है कि माइनस x में है, ये बड़ा ही रोमांचक क्वेश्चन है साहब। तो तरंग संचरण की दिशा, कि जब जब तुम्हें लगे कि साहब तरंग संचरण की दिशा हमें निकालनी है साहब, क्या निकालनी है? तरंग संचरण की दिशा हमें निकालनी है। हाँ हाँ भाई, तो हमें तरंग संचरण की दिशा देखनी है। तो बताइए तरंग संचरण की दिशा के लिए क्या आपको ट्रिक नहीं आती? आती है सर। कौन सी ट्रिक आती है सर? मैंने कहा अगर t व x की, x का चिन्ह, t व x का चिन्ह समान, चिन्ह समान, तो प्लस x दिशा। अरे याद है? हाँ। और t व x का चिन्ह विपरीत है। क्या है? चिन्ह विपरीत है, तो माइनस एक्स दिशा, माइनस एक्स दिशा। क्या कहानी एकदम क्लियर है? पक्की बात? तो देखिए टी और एक्स का चिन्ह क्या है? विपरीत है, तो माइनस एक्स की प्लस एक्स। सर उल्टा लिख दिया क्या? टी और एक्स का चिन्ह समान है, हाँ, तो प्लस एक्स दिशा। हाँ, और टी व एक्स का, टी व एक्स का चिन्ह समान है, ये उल्टा लिख दिया है बेटे। ये ट्रिक है, ट्रिक। ये है माइनस एक्स दिशा। अगर चिन्ह समान तो माइनस एक्स, और चिन्ह विपरीत है तो प्लस एक्स। ये कौन सी दिशा? प्लस एक्स होगी, और ये होगी माइनस एक्स। ठीक है, एक्स और टी का चिन्ह क्या है? समान है, विपरीत दिशा यानी कि माइनस एक्स। ये देखो, ये माइनस है प्लस है, तो ये प्लस एक्स। कर पाएगा? पक्की बात है। अब आपसे ये कहा जाए कि साहब इस पे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैंने कहा y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स।
y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, एक समीकरण तो ये जानता है। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, a साइन 2π/t इंटू छोटा टी माइनस 2π/λ इंटू एक्स, बोल हाँ या ना? हाँ सर। तो y बराबर क्या बेटा, a साइन, ये 2π भले ही बाहर ले ले, छोटा t अपॉन बड़ा t बराबर, अरे x/λ सर, अरे हाँ या ना, x/λ सर। ये सारे खेल होने के बाद आपको रटना नहीं है कि साहब हमें तो ये समीकरण भी रटनी, ये भी रटनी, ये भी रटनी। मैंने कहा नहीं रटनी है। क्या करना है कि देखो सर, एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया कि क्या, कि 5 साइन 2π/t/2 माइनस x/5। अब हो सकता है कि आपको अगर समीकरण मीटर में, आपको समीकरण का रूप पता है तो आपके लिए थोड़ा सा आसान ये हो जाएगा कि आप डायरेक्ट कंपेयर कर पाओगे। आपने देखा देखा हुआ लग रहा है तो आपसे पूछ ले कि बताओ आवर्तकाल क्या होगा। क्वेश्चन में आपसे पूछे कि आवर्तकाल, आपने कहा 2 सेकेंड, अरे T/T, यस। आपसे पूछा तरंग दैर्घ्य क्या होगी, तो आपने कहा x/λ है, ये तो 5 सेंटीमीटर, अरे वाह। तीसरा आपसे पूछा आयाम क्या होगा, आपने कहा कि आयाम ये रहा 5 मीटर सर, अरे ये रहा ना, हाँ सर। चौथा आपसे पूछ लिया साहब कि क्या सर, चौथा आपसे पूछ लिया कि ओमेगा क्या होगा, तो आपने कहा 2π/t, तो आपने कहा 2π/2 कितना पाई। पांचवा आपसे पूछा बेटा कि क्या होगा, तो आपने कहा 2π/λ, तो 2π/5 सर, नहीं आया। छठा आपसे पूछ लिया कि तरंग की चाल क्या होगी, तरंग की चाल, तो तरंग की चाल क्या होगी बेटा, तरंग की चाल है बेटा, देखो देखो 2π/ क्या ना, अरे v बराबर ओमेगा बाई के, पाई अपॉन का 2π और ये 5 ऊपर। तरंग की चाल आ गई 2.5 मीटर पर सेकंड। आप खुद बताइए आपसे इसके अलावा क्या पूछेगा। इतने सारे क्वेश्चन पूछ सकता है और क्या पूछेगा सर, पक्की बात कि हाँ सर। के पूछ लिया, लेमड़ा टी सब आ गया। हाँ अब है कि आपसे पूछे कि कण की चाल, ध्यान से सुनिएगा, कण की चाल कि जब भी किसी भी तरंग का संचरण होता है, मान लो कि मैकेनिकल वेव है, यांत्रिक तरंग है, तो उसके कण ऐसे ऐसे वाइब्रेट करते हैं और चलती ऐसे हैं। तो कण की चाल पूछ ले, कोई बड़ी बात नहीं है। y बराबर क्या बेटा, a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल हो जाएगा dy/dt, क्या dy/dt, तो a ये साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, साइन का क्या होगा, साइन का अवकलन करो ना यार, कोस हो जाएगा सर। ये देखा देखा नहीं लग रहा, एसएचएम पढ़ाया था। हाँ, ओमेगा से मल्टीप्लाई, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आया सर ए ओमेगा कोस ओमेगा टी माइनस के एक्स, यस वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आ गया। मैंने कहा हाँ। फिर इसके बाद क्या खेल है, मैंने कहा इसके बाद आगे की बात करते हैं। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आ गया कि हाँ, अब कण की चाल आ गई सर। हाँ, कण की चाल भी आ गई। मैंने कहा यस। अच्छा एक बात बताइए, कोई भी तरंग का समीकरण होगा, इस बात का एहसास कैसे होता है सर? एसएचएम का इक्वेशन होता था, इस बात का एहसास होता था डबल डिफरेंशियल इक्वेशन से। तो क्या हमें डबल डिफरेंशियल इक्वेशन आनी चाहिए? मैंने कहा हाँ। तो ध्यान से सुनिएगा, तरंग का ये आपके नीट 2025 नहीं 2024 के लिए बेटा इंपॉर्टेंट है। यस सर। तरंग का द्वि अवकलनीय समीकरण, अवकलनीय समीकरण, ध्यान से सुने।
तरंग का द्विअवकलनीय समीकरण कैसे? मैंने कहा y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। थोड़ा बड़ा चैप्टर है, डेरिवेशन नहीं करेंगे एक भी, स्टार्टिंग की शुरुआत है इसलिए थोड़े बहुत करा रहा हूं। मैंने कहा dy बाई डी टी बताइए वेलोसिटी ऑफ, एक बार अवकलन करिए कि a ओमेगा कोस ओमेगा टी माइनस के एक्स, यस सर। एक बार और करिए d2y बाई डी टी स्क्वायर कि माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, यस सर। फिर मैंने कहा देखो इसी y का dy बाई डी एक्स निकालो सर, माइनस a के कोस ओमेगा टी माइनस के एक्स। अरे भाई x के साथ जो नेतांक है उससे गुणा होगा, फिर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। तो सर कोस का माइनस हो जाएगा, पर माइनस से गुणा होगा तो माइनस आ जाएगा, माइनस a के स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। इन दोनों का भाग दे दो यार, इन दोनों का क्या दे दो? भाग दे दो बस। चलो आओ, तो d2y बाई डी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। बताओ भाई इधर क्या बचेगा? ओमेगा और के स्क्वायर। तो d2y बाई डी टी स्क्वायर बराबर ये वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल का स्क्वायर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। आया क्या? दिस इज द डबल डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ वेव। ये तरंग का द्विअवकलनीय समीकरण है, याद रखें। तरंग का द्विअवकलनीय समीकरण, द्विअवकलनीय समीकरण है। आगे बढ़ते हैं सर। अब और कहानी क्या? मैंने कहा ध्यान से सुने। मैंने कहा एक और है तरंग का वेग, तरंग का वेग व कण के वेग में संबंध। तरंग के वेग व कण के वेग में संबंध क्या है? मैंने कहा ध्यान से देखिए, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है माइनस वेलोसिटी ऑफ वेव इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ये है क्या? मैंने कहा ये है कण का वेग बराबर माइनस तरंग का वेग इंटू ढाल। ये काम आता है सर कण के वेग की दिशा निकालने में, ये बड़ा काम आता है और ऐसे क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है और पूछा जा सकता है। तो उन्हीं चीजों पे हम चर्चा कर रहे हैं आज की क्लास में बेटा, कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कहानी क्या है सर, कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कहानी क्या है सर। मैंने कहा आपसे ये कहा जाए कि साहब एक तरंग है, हाँ सर, ये तरंग इधर जा रही है सर v चाल से। किससे? v चाल से, हाँ। और आपसे तो ये बोला है कि इसमें कण है, पार्टिकल हैं जो क्या कर रहे हैं, इसके पार्टिकल सर सरल आवर्त गति कर रहे हैं। मैंने कहा ये a है, हाँ, ये b है, ये c है और ये d है। इनके वेग की दिशा बताओ। अब आपको ये बात होता है कि कण के वेग की दिशा तो ऊपर होगी या नीचे, क्योंकि y दिशा में कंपन कर रहे हैं। आपके पास फॉर्मूला ये रहा, अगर फॉर्मूले से आप जाना चाहो और आप ट्रिक से जाना चाहो तो देखो ट्रिक। इतनी सारी ट्रिक कहां से लाए हो सर? मैंने कहा कण के वेग की दिशा पीछे वाले को फॉलो करती है। कण के वेग की दिशा पीछे वाले को फॉलो करती है, बस खत्म। क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा हाँ देख, वेग इधर है, तरंग का वेग है, ये तरंग का वेग है बेटा, तरंग का वेग है ये। तरंग का वेग इधर है, तरंग उधर जा रही है, तो इस ए के पीछे वाला कण को कहां मिलेगा? इधर मिलेगा। तो इसके लिए कहां चलना पड़ेगा? नीचे। देख देख देख, इस ए के पीछे वाला कण ढूंढने के लिए नीचे चलना पड़ेगा, वेग की दिशा नीचे। इसके लिए पीछे वाला कण ढूंढने के लिए ऊपर चढ़ना पड़ेगा, तो ऊपर। इसके पीछे वाला इधर है, ऊपर चढ़ना पड़ेगा, तो इसके वेग की दिशा भी ऊपर। ध्यान से सीखता रहे, पता नहीं चलेगा नहीं तो। इसके पीछे चलने के लिए नीचे आना पड़ेगा, नीचे। पता? ट्रिक समझ आई है? जरूरत ही नहीं अब पीछे देखने के लिए। इस वेग को देखिए, इसके पीछे देखना है। इधर होता तो हम इधर वाला कण देख रहे होते। क्लियर? बहुत बढ़िया। फिर है
रस्सी में तरंग का वेग। देखिए बेटा, मैं अगर फॉर्मूला भी लिखूंगा तब भी 1R खा जाएगा ये, इसलिए चैप्टर बड़ा है, इसलिए डेरिवेशन एक भी नहीं बताऊंगा। रस्सी में तरंग का वेग, फॉर्मूला सारे रिवाइज करा दूंगा इस वाले में आपको मैं। रस्सी में तरंग का वेग क्या होता है? मैंने कहा ये एक रस्सी है हमारे पास कि ठीक है सर, इसमें टेंशन कितना है? मैंने कहा T है। ध्यान से सुनिएगा, रस्सी में तरंग के वेग की बात करें, टेंशन T है, इसका द्रव्यमान m, लंबाई l है, तो जो म्यू है रेखीय द्रव्यमान घनत्व m/l है। ये है बेटा रेखीय द्रव्यमान घनत्व है, ठीक। तो इसमें जो रस्सी में तरंग का वेग होगा, यहां से कोई तरंग इधर जाएगी तो जो रस्सी में तरंग का वेग होगा वो होता है बेटा v बराबर √T/μ। क्या बेटा? √T/μ। क्या कहानी क्लियर है? एकदम पक्की बात, सोच ले। बहुत बढ़िया। कुछ क्वेश्चंस हम देखते हैं, लेकर आए होंगे हम। आओ, ये तो अभी पढ़ाया नहीं सर। मैंने कहा हाँ यार, अच्छा ये तो सारे क्वेश्चन दूसरे हैं जो भी पढ़ाने, कोई बात नहीं, आते हैं वापस वहीं पर। फिर इसके बाद बात करते हैं कि साहब रस्सी में तरंग का वेग हो गया, अब मैंने कहा तरंग में ऊर्जा, ऊर्जा की बातें करते हैं सर। ऊर्जा, गतिज ऊर्जा हाफ mv²। हाँ सर, आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो हाफ ma² ओमेगा² sin² ओमेगा t माइनस kx। यस सर, लिख सकते हैं सर। पोटेंशियल एनर्जी भी सेम होती है, मैंने कहा एग्जैक्टली सेम होती है। आप चाहो तो इसको क्या लिख सकते हो? dm लिख सकते हो, छोटा सा m भी लिख सकते हो, एक ही बात है, m द्रव्यमान का छोटा सा कण है। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का परिमाण बराबर होता है, जो ऊर्जा लेकर चलते हैं ये बराबर है सर। मैंने कहा हाँ। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, टोटल एनर्जी पर यूनिट लेंथ होती है बेटा, पूरा लिख दूं या फिर मैं एक बात बताऊं, काम क्या आएगा मैं आपको सिखाता हूं। काम क्या आएगा? क्या आपके काम आएगा तरंग की औसत शक्ति, कितनी औसत शक्ति लेकर चलती है, तो उसी पे बात करते हैं। तरंग की औसत शक्ति, बिना काम की एक भी चीज नहीं लिखेंगे, तरंग की औसत शक्ति, क्योंकि पूरा खेल उसी से है बेटा। पी एवरेज बराबर क्या बेटा? 2π² a²f² μv। कैसे याद रखना है? मैंने कहा ऑल फ्रेंड गोइंग टू मूवी, ये क्या? ऑल फ्रेंड्स गोइंग टू मूवी, गोइंग टू मूवी, ऐसे याद रखना है। AF μv, ऑल फ्रेंड्स गोइंग टू मूवी। ये औसत शक्ति का फॉर्मूला आपको याद रखना है, स्टार है, पूछा जा सकता है। फिर इसके बाद तरंग की तीव्रता की बात करें कि साहब तरंग की तीव्रता क्या होगी। मैंने कहा तरंग की तीव्रता बड़ा आसान है साहब, तीव्रता क्या होती है? I बराबर पावर अपॉन पर यूनिट एरिया, तो ये 2π² a²f² μv, हाँ सर, अपॉन एरिया। ए से मत काट देना, वो आयाम है, ये एरिया है। देख क्या लिख रहा हूं, 2π² a²f² m/l, और ये v सर, मैंने कहा और अपॉन का a, तो 2π² a²f² m अपॉन ये al हो जाएगा, ये v हो जाएगा, ये आयतन हो गया, m/v रो हो गया। तो जो फाइनल फॉर्मूला आपको इंटेंसिटी का याद रखना है, 2π² a²f² रो v। ये तीव्रता का फॉर्मूला भी आप याद रख लीजिए बेटा, क्या कर लीजिए? याद रख लीजिए। तरंग की तीव्रता होने के बाद क्या होगा? मैंने कहा तरंगों का अध्यारोपण, जो हमने बहुत बेहतरीन तरीके से कहां भी पढ़ा होगा, वे ऑप्टिक्स के अंदर आपने भी पढ़ा होगा, वहां पर भी, फिर भी कोई बात नहीं, तरंगों का अध्यारोपण पे भी हम चर्चा करते हैं। तरंगों का अध्यारोपण पर अब समय वो है जिसमें आपको चीजें डायरेक्ट याद रखनी है कि क्या सर?
कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम से कहानी आपने सीखी थी कि साहब हमारे पास दो स्रोत है, S1 है और एक S2 है। हाँ, यहां से एक तरंग आकर चलती है और एक तरंग यहां से आकर चलती है, X1 दूरी, ये X2 दूरी। तो इस बिंदु का जो परिणामी विस्थापन होगा y नेट, वो होगा y1 प्लस y2 सर। हाँ सर, y1 प्लस y2 सर। मैंने कहा हाँ। अब क्या करें? मैंने कहा अब क्या करें? मैंने कहा बातें ऐसी है कि y1 प्लस y2 करने के बाद क्या होगा कि यहां पर जो कहानी बनती है कि साहब y1 तो ये है A1 साइन ओमेगा टी माइनस के x1, y2 क्या होगा बेटा A2 साइन ओमेगा टी माइनस के x2। यस सर। जब इन दोनों को जोड़ा जाएगा तो एक तो संपोषी व्यतिकरण होगा, संपोषी व्यतिकरण, और एक होगा बेटा विनाशी व्यतिकरण। साथ साथ में सिखाऊंगा विनाशी व्यतिकरण। संपोषी व्यतिकरण क्या? जिसमें आयाम अधिकतम, आयाम व तीव्रता अधिकतम, और इसमें आयाम व तीव्रता न्यूनतम। यस। एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, यानी कि ए मैक्स हो जाएगा बेटा A1 प्लस A2, ए मिनिमम हो जाएगा बेटा A1 माइनस A2। डायरेक्ट मैंने कहा यस। तीव्रता मैक्सिमम का फॉर्मूला बेटा √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर। याद करते चलो मेरे साथ साथ, ज्यादा समय आपका लूंगा नहीं, चिंता मत करिए, पर फॉर्मूला वाइज तो हमें चीजें देखनी चाहिए अब शायद। √I1 माइनस √I2 का स्क्वायर, और आप मान के चलिए कि यहां से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, यहां से। हाँ, और मैंने कहा यहां पे जो कलांतर होगा डेल्टा फाई, वो होगा 2n पाई, n बराबर 0 1 2 डैश डैश डैश। तो कितना? मैंने कहा यहां पे हो गया साहब 0 2 पाई 4 पाई डैश 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 2n पाई। यहां पे कलांतर होगा डेल्टा फाई 2n माइनस 1 पाई। वैल्यू डालिए तो पाई 3 पाई 5 पाई डैश 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 2n माइनस 1 पाई। याद रखिए ये संपोषी व विनाशी है। पथांतर और कलांतर में संबंध, मैंने कहा डेल्टा फाई बराबर होता है 2 पाई बाई लैम्बडा इंटू डेल्टा एक्स। याद है? यहां पे डेल्टा एक्स हो जाएगा n लैम्बडा, 0 लैम्बडा 2 लैम्बडा डैश 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 n लैम्बडा। पथांतर का खेल खेल लिया। ये तो कलांतर, ये पथांतर। यहां पे डेल्टा एक्स हो जाएगा 2n माइनस 1 लैम्बडा बाई 2। तो डेल्टा एक्स चलेगा बेटा लैम्बडा बाई 2, 3 लैम्बडा बाई 2, 5 लैम्बडा बाई 2 डैश डैश डैश। आगे देख, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आई मैक्स और आई मिनिमम का रेशियो, √I1 प्लस √I2 का स्क्वायर, √I1 माइनस √I2 का स्क्वायर। बोल आया क्या? पक्की बात है, सोच ले कि यस। ये आपको TMR करना है। क्या करना है? TMR करना है ये सारी चीजें, कि साहब जब भी कलांतर और पथांतर की बातें होगी ना, हाँ, किसके? कलांतर और पथांतर की अधिकतम तीव्रता, न्यूनतम तीव्रता, ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए व्यतिकरण में। व्यतिकरण खत्म हो गया है? मैंने कहा हाँ। तरंगों का अध्यारोपण ये वाला खत्म हो गया? मैंने कहा हाँ। फिर हम आते हैं सीधा किसमें? अप्रगामी तरंगों पर। अब ये अप्रगामी तरंगे क्या होती हैं? अप्रगामी तरंगे लिखा हुआ है सर। मैंने कहा जब दो तरंगे क्या करती हैं, एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित होती है। एक ही रस्से में एक तरंग इधर से आती है, एक तरंग इधर से आती है, और जब वो अध्यारोपित होती है तो बनने वाली जो तरंग है वो है अप्रगामी तरंग। कौन सी है? अप्रगामी तरंग है सर। मैंने कहा हाँ।
जैसे ये रस्सी है, एक तरंग इधर जाएगी, एक तरंग इधर जाएगी, हाँ ये अप्रगामी तरंग है, एक ही तरंग में ऐसे लूप बनते हैं। अब अप्रगामी तरंग में क्या है साहब कि ऊर्जा का स्थानांतरण होता ही नहीं है, ऊर्जा का स्थानांतरण बिल्कुल नहीं होता। ठीक है सर। सर ये भी बात हो सकती है कि साहब दो ही लूप बने या ज्यादा लूप, मैंने कहा कितने भी लूप बन सकते हैं, पर आपको एक बात मैं सिखाना चाहूंगा यहां पर कि क्या सर, मैंने कहा ऐसे भी बन सकते हैं, बहुत सारे लूप बन सकते हैं, हाँ, पर आपको एक बात सिखाऊं कि क्या सर, जो मुझे सिखानी जरूरी है, अप्रगामी तरंगों के कुछ अभिलाक्षणिक गुण आपको याद होने चाहिए कि साहब जैसे कि ये एक अप्रगामी तरंग हमने बनाई, बनाओ सर। मैंने कहा जिस बिंदु का विस्थापन एकदम जीरो है, ये हाँ, ये नोड है, नोड क्या है, नोड। और ये वाला क्या वाला, ये वाला फिजिक्स वाला, फिजिक्स वाला, ये वाला है एंटी नोड, ये भी है एंटी नोड, ये भी है एंटी नोड। सर हिंदी हिंदी हिंदी, अरे मैंने कहा यार, नोड का मतलब है निस्पंद, ये है प्रस्पंद। अब आप ध्यान से सुनिए, ये वाली दूरी है कितनी, λ/2, और ये वाली दूरी है λ/4। तो दो कोई भी दो क्रमागत नोड के बीच की, या एंटी नोड के बीच की, या क्रमागत एंटी नोड के बीच की जो दूरी है वो होती है बेटा कितनी, λ/2। क्रमागत नोड या एंटी नोड के बीच की दूरी λ/2, नोड और एंटी नोड के बीच की दूरी कितनी बेटा, λ/4। ये याद रखनी है। अगली बात याद रखनी है क्या, कि एक लूप के सभी कण समान कला में कंपन करते हैं। सॉरी, पता नहीं क्या बना दिया है कि सर आपने, एक लूप के सभी कण समान कला में कंपन करते हैं, सभी कण समान कला में कंपन करते हैं। पूछा जा सकता है, जैसे ए और बी और ये सी, ए व बी में कलांतर 0, एग्जाम्पल समझ लो इसको, और बी व सी में कलांतर पाई। क्रमागत लूप के जो कण होते हैं वह विपरीत कला में होते हैं। किस में होते हैं बेटा, विपरीत कला में। अच्छा, इसका जो समीकरण होता है, समीकरण y बराबर 2a साइन कोस के एक्स, या उल्टा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, कोस के एक्स साइन ओमेगा टी, ऐसा भी हो सकता है। ये भी हो सकता है 2a साइन के एक्स कोस ओमेगा टी, कोई सा भी हो सकता है। जर नहीं है कि साइन ही फिक्स हो गया, कोस ही फिक्स हो गया, कोई सा भी समीकरण होता है। ये अप्रगामी तरंग का समीकरण है। पहचान लेना है जी सर। इसके बाद हम बात करते हैं अप्रगामी तरंग के बाद हम सीधा आते हैं किसमें, ध्वनि तरंगों में। किसमें बेटा, ध्वनि तरंगों में ना, ध्वनि तरंग में अभी नहीं आएंगे सर। अब एक खेल क्या है कि साहब अप्रगामी तरंग से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। मैंने कहा पहले फॉर्मूला रिवाइज कर लें सारे, और मुझे लगता है कि आज जरूरत भी उन्हीं की है। क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस कर लिए होंगे, मुझे उम्मीद है, इस बात का मैं मानता हूं, इतना तो मैं मानता हूं भाई आप लोगों को कि आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली होगी। लगभग 3 दिन बचे हुए हैं। अब जब ये लेक्चर आपको मिल रहा होगा तब लगभग 3 दिन बचे हुए हैं। तो सर फॉर्मूला रिवाइज करा दो आप एक बार, बस इतना सा आप
हमारे ऊपर मेहरबानी कर दो। मैंने कहा मेहरबानी नहीं भैया, हमारा कर्तव्य है, धर्म है, ये हम करेंगे ये काम। मैंने कहा दोनों सिरों से बंधी रस्सी, देखना दोनों सिरों से बंधी रस्सी में अप्रगामी तरंग, दोनों सिरों से बंधी रस्सी में अप्रगामी तरंग। मैंने कहा हाँ। यहां से पूछा जा सकता है क्वेश्चन, आवृत्तियां पूछ ली जाती हैं कि साहब आवृत्तियां किसकी क्या रहेगी। मैंने कहा ये देख रहे हो ये रस्सी की, हाँ सर, ये दोनों सिरों से बंधी है, कि ठीक है सर। इसका द्रव्यमान m, लंबाई l है, टेंशन इसमें t है, हाँ। तो इसका म्यू कितना होगा? मैंने कहा m/l होगा। वेग कितना होगा? मैंने कहा √t/μ होगा। अब क्या है कि अप्रगामी तरंग तो है दोनों सिरों से बंधी रस्सी में, पर ये पहले लूप में कंपन हो रहा है, 2 लूप बन रहे हैं, 3, 4, तो उन लूपों की आवृत्तियां पूछी जाती हैं। गिटार देखा, गिटार में यही तो अप्रगामी तरंगें तो बनती हैं। तो हमने कहा एक लूप का खेल क्या होगा। चला क्या बाबू, गर्मी लग रही है सच में? मैंने कहा हाँ। एक लूप का क्या खेल होगा बेटा? मैंने कहा एक लूप का खेल देखो। मैंने कहा यार एक लूप बनाओ। एक लूप ऐसे बनेगा भाई, जहां से सिरे बंधे हुए उनका विस्थापन 0 है, वो नोड बनेगा, ये एंटी नोड बनेगा। तो ये कितना? मैंने कहा तो λ/2 है, बराबर l। अरे λ/2 ही होगा ना, आधा लूप है, हाँ। तो λ बराबर 2l सर। तो आवृत्ति क्या होती है सर? आवृत्ति होती है v/λ, तो v/2l सर, हाँ। तो ये जो पहली आवृत्ति आई पहले लूप के लिए, इसको बोलते हैं मूल आवृत्ति। क्या बोलते हैं बेटा? मूल आवृत्ति। मूल आवृत्ति कहते हैं, प्रथम सन्नादि कहते हैं, या इसको हम ये भी कहते हैं क्या? शून्य अधिस्वर। शून्य अधिस्वर नाम है इनके, मैं कुछ नहीं कर सकता भैया इसमें। क्लियर? अब धीरे धीरे पता चलेगा आपको भी 2 लूप का क्या खेल होगा। मैंने कहा 2 लूप का भी देखो भाई, रस्सी वही है, लंबाई वही है, उसी में लूप 2 बना दो। 2 लूप कैसे बनेगा? मैंने कहा यहां पे नोड बनेगा, यहां भी नोड बनेगा, यहां भी नोड बनेगा, एक नोड बीच में बनेगा तभी तो 2 लूप बनेंगे, हाँ सर। तो ये λ बराबर l हो गया। तो अब मैंने कहा जब λ बराबर l हो गया तो ये f बराबर v/λ, यानी कि v/l, यानी कि 2v/2l ऐसे लिख दूं, हाँ सर। क्या आपको ये F2 है कि? हाँ सर, 2 लूप। क्या आपको नहीं नजर आता ये 2F1 है? हाँ। क्या ये मूल आवृत्ति के 2 गुना है? मूल आवृत्ति से कितने गुना है? 2 गुना, इसलिए इसको बोला द्वितीय सन्नादि। क्या बोला बेटा? द्वितीय सन्नादि। अच्छा, इसको मूल आवृत्ति यानी कि पहली आवृत्ति, मूल आवृत्ति से कितने लूप ज्यादा? 1 लूप ज्यादा, तो प्रथम अधिस्वर। प्रथम अधिस्वर बोला। क्या बोला बेटे? प्रथम अधिस्वर बोला 2 लूप में। फिर मैंने कहा फिर आगे बढ़ते हैं। 3 लूप की बात करो सर। अब लूपों में खेल चल रहा है। मैंने कहा हाँ, बस लास्ट 3 लूप देखेंगे इसके। 3 लूप बनाने तो 2 नोड और 2 नोड बनेंगे बीच में सर। मैंने कहा हाँ बिल्कुल बनेंगे। पूरा का पूरा रिवीजन है बेटा। मैं अपना ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कोई नई चमत्कारी चीज पढ़ाऊंगा। अब पढ़ा भी नहीं सकते ना नई चमत्कारी चीज भाई, क्योंकि सब पढ़ा हुआ है आपने। अगर आप सीरियस प्रिपरेशन कर रहे हो तो बिल्कुल पढ़ा हुआ है, उसमें कोई दोहरा ही नहीं है। ये λ और ये λ/2,
तो L बराबर हो गया 3 लैम्बडा बाई 2। बच्चे को लगता है डोरी की लंबाई वही है, तो लैम्बडा बराबर 12/3। तो जो आवृत्ति आएगी नई वो V बाई लैम्बडा यानी कि V अपॉन 12 और ये 3, तो ये 3 गुना हो गई। ये F3 को बोला 3F1। कौन से सन्नादि? तृतीय सन्नादि। और द्वितीय अधीश्वर। तो ये याद रखना है साहब। मैंने कहा हाँ बिल्कुल याद रखना है, क्यों नहीं याद रखना। बहुत सुंदर। फिर इसके बाद की हम बात करते हैं साहब, तृतीय सन्नादि हो गई, ये हो गई। फिर है एक सिरे से बंधी रस्सी का खेल खेलते हैं। एक सिरे से बंधी रस्सी। देखो यार फॉर्मूले बनना रहा हूं आपके लिए, लिख के नहीं लाया हूं भाई, लिख के नहीं लाया हूं, बस बात इतनी सी है। तो बना बना के बता रहा हूं आपको। लिख के ले आता 5 मिनट में खत्म कर देता क्लास को, मजा नहीं आता तुम्हें भी और मुझे भी थोड़ा सा तो यार। अब मेरा हैबिट ऐसा ही है, मैं ऐसे ही करता हूं। मैंने कहा यहां बनेगा नोड और खुले सिरे पे बनेगा हमेशा एंटी नोड। तो प्रथम लूप के लिए एक लूप। मैंने कहा हाँ, राइटिंग बड़ी गंदी है, थोड़ी थोड़ी नहीं बहुत है सर। कोई बात नहीं बेटा, क्या करूं। ये लैम्बडा बाई 4 होगा, हाँ या ना? हाँ, अरे आधे का भी आधा लूप है। तो लैम्बडा बाई 4 बराबर एल है, तो लैम्बडा बराबर 4L होगा सर। मैंने कहा हाँ। तो आवृत्ति क्या होगी रे? मूल आवृत्ति V बाई लैम्बडा, V बाई 4L। यस, V बाई 4L। मैंने कहा हाँ। इसको बोलते हैं बेटा मूल आवृत्ति। मूल आवृत्ति, हाँ। शून्य अधीश्वर, शून्य अधीश्वर। मैंने कहा हाँ। मूल आवृत्ति शून्य अधीश्वर। मैंने कहा यस। फिर मैंने कहा दो लूप का खेल। दो लूप कैसे बनेंगे सर इसमें? मैंने कहा ऐसे, एक नोड यहां एक यहां। खुले सिरे पर तो एंटी नोड ही चलेगा। ये लैम्बडा बाई 2 प्लस लैम्बडा बाई 4 बराबर L। तो ये आ जाएगा सर 3 लैम्बडा बाई 4 बराबर L। तो लैम्बडा बराबर 4L बाई 3। तो बेटा ये हो जाएगा यहां पे आवृत्ति V बाई लैम्बडा यानी कि V अपॉन 4L और ये 3। तो ये है F3। ये 3 गुना है पहली वाली से। इसमें दूसरी सन्नादि होती नहीं है। मैं क्या करूं? तृतीय सन्नादि, तृतीय सन्नादि। क्या कहानी एकदम क्लियर है? अब ध्यान से सुने। दो सिरों से बंधी और इधर एक सिरे से बंधी। F1 अनुपात F2 अनुपात F3 डैश डैश डैश। 1 2 3 सभी सन्नादियां उपस्थित होती हैं। सभी सन्नादियां उपस्थित हैं। और इसमें F1 F2 F3 इसमें 1 3 5 यानी कि इसमें सिर्फ विषम सन्नादियां उपस्थित है। विषम सन्नादियां उपस्थित है। जब हम ध्वनि तरंग पढ़ेंगे तो वहां पे ओपन ऑर्गन पाइप और क्लोज ऑर्गन पाइप आएगा, वो आपको खुद को करना है। सेम कहानी होती है, इसकी रिपीट टेलीकास्ट है। अब क्या बचा सर? अब इनका ध्वनि तरंग बची है, छोटी सी चीजें, थोड़ी थोड़ी सी चीजें। ध्वनि तरंग बची है। मैंने कहा हाँ, बस वही बचा है ध्वनि तरंग।
ध्वनि तरंग मैंने कहा क्या यांत्रिक तरंग है? हाँ सर, यांत्रिक तरंग है। मनुष्य के सुनने की जो आवृत्ति होती है वो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज होती है क्या? अरे बोलो। पराश्रव्य होती है, अपश्रव्य होती है, तरंगे होती है। थ्योरेटिकल पोर्शन है, एक बार पढ़ लेने का है आपको। हमारे काम की चीज के यांत्रिक तरंग है? हाँ सर। अनुदैर्घ्य भी है। यांत्रिक होती है, अनुदैर्घ्य होती है। चलने की दिशा और कंपन की दिशा समान होती है। जब हम बोलते हैं तो हमारे होठों से क्या होता है? डिस्टरबेंस क्रिएट होता है माध्यम में। ऐसे ऐसे तरंगे चलती है, आगे बढ़ती है सर। अच्छा, हमारे काम की चीज क्या है सर इसमें? मैंने कहा हमारे काम की चीज है ध्वनि तरंग का वेग। अभी अगर मैं बात करूं तो ध्वनि तरंग का वेग, तरंग का वेग ही हमारे काम का है। बहुत मोटी मोटी बात बताई है मैंने इस वाले लेक्चर में बेटा, इसलिए ज्यादा परेशान मत होना। मुझे लगता था कि साहब यहां से क्वेश्चन ये हैं रूट ई बाई रो। ई प्रत्यास्थता गुणांक है, प्रत्यास्थता गुणांक है, और रो घनत्व है जिस माध्यम में भी चलेगी। वी बराबर बीटा बाई रो तरल व गैस के लिए, व गैस में, और वी बराबर यंग बटा रो ये सॉलिड के लिए। तो उसमें बीटा बल्क नियतांक है, बल्क नियतांक, वाई यंग गुणांक। क्लियर बेटे? बहुत सुंदर। फिर बात करी हमने कि साहब खेल बढ़िया चल रहा था, एकदम सारी चीजें बढ़िया थी, फिर क्या हुआ सर? मैंने कहा फिर ये हो गया यार, न्यूटन साहब ने अपना कदम रख दिया। न्यूटन के अनुसार, न्यूटन साहब ने कहा कि साहब ये तो सम तापीय प्रक्रम है जब ध्वनि चलती है, ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। आइसोथर्मल प्रोसेस में बीटा प्रेशर के बराबर होता है, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड आ गया पी बाई रो। न्यूटन साहब के तोते उड़ गए। फिर न्यूटन साहब गलत हो गए। वेलोसिटी ऑफ साउंड लगभग 240 मीटर पर सेकंड के आसपास होता है, यहां से गलत हो गए। फिर आया लाप्लास, यहीं पे लाते हैं लाप्लास को। पहली बार न्यूटन साहब अपने जीवन में गलत साबित हो गए। क्या करें, अब हो जाते हैं, गलतियां इनसे हो गई तो हम लोग तो आम चीज हैं कि हाँ सर। लाप्लास संशोधन आया और लाप्लास साहब ने कहा कि मैं सही निकाल के बताऊंगा। उन्होंने कहा कि ये सम दाबीय नहीं, सम तापीय नहीं, रुद्धोष्म प्रक्रम है। रुद्धोष्म प्रक्रम बताया उन्होंने। इन्होंने कौन सा बताया? समतापीय प्रक्रम। रुद्धोष्म प्रक्रम में बीटा होता है गामा पी के बराबर, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड आया गामा पी बाई रो। फिर यहां से हमने पी बाई रो का मान रखा, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड का रियल फॉर्मूला आया गामा आर टी बाई एम। गामा आर टी बाई एम सर, मैंने कहा। ये सारी चीज आने के बाद हमसे कहा कि यार यहां से क्वेश्चन कहां से बनता है? मैंने कहा बिल्कुल बनता है, यहां से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है। ताप का प्रभाव, तो हमने कहा कि ये रहा ताप का प्रभाव, प्रोपोर्शनल रूट टी। दूसरा है दाब का प्रभाव, तो आंसर है कोई प्रभाव नहीं पड़ता, प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों सर? पी बाई रो है तो सही, जहां पे दाब बढ़ेगा वहां पे घनत्व भी बदलेगा, दाब बदलेगा घनत्व बदलेगा, तो दाब का कोई प्रभाव नहीं होता। अच्छा, घनत्व, घनत्व का प्रभाव। एक कहानी है बढ़िया सी इसमें, वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/√ρ। आर्द्र आयु बरसात के दिनों में तेज सुनाई देता है, हाँ, तो किसका घनत्व ज्यादा है? नमी वाली का या फिर सूखी वायु का? नमी वाली का या सूखी का? सूखी हवा का घनत्व ज्यादा है।
बरसात के टाइम पे जब बरसात होती है तो डस्ट पार्टिकल नीचे बैठ जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं। तो डेंसिटी ड्राई एयर की ज्यादा है, डेंसिटी किससे? आर्द्र से। डेंसिटी शुष्क, डेंसिटी आर्द्र। तो फिर वेलोसिटी आर्द्र का ज्यादा होगा वेलोसिटी शुष्क हवा से, इसलिए बरसात के दिनों में तेज सुनाई देता है। क्लियर है? पक्की बात है। अब आपके डॉपलर प्रभाव खत्म हो गया है और ओपन ऑर्गन पाइप और क्लोज ऑर्गन पाइप आपको खुद से पढ़ना है। ठीक है। एक और चीज है जिसको हम बोलते हैं विस्पंद। अब ये विस्पंद क्या है, बस ये टॉपिक पढ़ेंगे और हम हमारी कहानी यहां पे कंप्लीट कर लेंगे। हाँ भाई, तो बीट्स के कहानी में कितने जनों को डर लगता है साहब कि बीट्स तो हमें जीवन में कभी समझ नहीं आया सर। मैंने कहा बीट्स में सिखाऊंगे। लास्ट टॉपिक है बेटा, बहुत छोटा सा लेक्चर बनाने की कोशिश करी मैंने। मैं चाहता तो बहुत बड़ा भी बना सकता था, 4-5 घंटे की क्लास हो सकती थी, पर नहीं, कि ये चीजें रिवाइज करा दो मेरे बच्चों को, बस बहुत है। बेट्स की कहानी क्या है, मैंने कहा आप ये सामने देख रहे होंगे, ये ऑनलाइन टोन जनरेटर हैं। 440 हर्ट्ज पे ये चलता है और दूसरी टैब में एक और स्रोत मैंने बनाया हुआ है 440, यानी कि 2 स्रोत। अब ये अगर मैं बात करूं दोनों की आवृत्ति क्या है कि साहब समान है। मैंने कहा इसकी आवृत्ति मैंने 441 कर दी, हाँ, और इसकी आवृत्ति कितनी है? 440 की है। मेरी आवाज आपको एक बेहतरीन तरीके से सुनाई दे रही होगी, बोल हाँ या ना। ये मेरे साउंड का फ्रीक्वेंसी नहीं है बेटा। कहानी क्या है सर, मैंने कहा अलग अलग आवृत्ति के जो स्रोत होते हैं उनको बोलते हैं अकला संबंध स्रोत। क्या बोलते हैं? अकला संबंध स्रोत। जब ये दोनों स्रोतों से टोन बजेगी और हमारे कानों पे जब गिरेगी तो अध्यारोपण होगा, और उस अध्यारोपण के फलस्वरूप जो बनेगा उसको बोलते हैं विस्पंद। जब 2 असमान आवृत्ति यानी कि अकला संबंध स्रोतों का ध्वनि का अध्यारोपण होता है तो बनने वाली परिणामी तरंग से क्या उत्पन्न होते हैं? विस्पंद उत्पन्न होते हैं। देखिए कैसे। सुनाई दे रहा है कुछ? आपको सुनाई दे रहा होगा टो टो टो, ऐसे करके कुछ सुनाई दे रहा होगा बेटा आपको, पक्की बात है। अब देखिए इसकी आवृत्ति एक और बढ़ाते हैं अपन। अब आपको 1 सेकंड में 2 बार टोटो सुनाई दे रहा होगा। देखिएगा कि भाई पता नहीं क्या बजा रहा है मास्टर। 1 सेकंड में 2 बार टोटो सुनाई दे रहा होगा। बाहर से लोग देखने आ गए कि चल क्या रहा है भाई। मैंने कहा आवृत्ति 3 कर लेता हूं मैं। अब आप देखोगे 1 सेकंड में आपको 3 बार टो सुनाई देंगे। कितनी बार सुनाई दिया? 3 बार। 4 कर लेता हूं, आपको 4 सुनाई देने लग जाएंगे 1 सेकंड में बेटा। गिन लीजिए कितने सुनाई दे रहे हैं? 4। मुझे नहीं लगता कि ज्यादा देर आपको परेशान करना चाहिए साहब। पता चला पूरी भीड़ इकट्ठी हो गई इस स्टूडियो से, लोग निकल निकल के आ रहे हैं कि ये क्या चल रहा है भाई। तो ये चल रहा था क्या? बीट चल रहा था। क्या चल रहा था बेटा? बीट्स चल रहा था। क्या बेटे? बीट्स, यानी कि विस्पंद इसे ही कहते हैं। आपसे कोई कहे कि साहब विस्पंद आवृत्ति क्या होती है, बस ये याद रखिए, विस्पंद आवृत्ति। और इस पे क्वेश्चन लगा लीजिएगा कितना? F2 - F1। ये दोनों स्रोतों की आवृत्ति का अंतर होता है, इसका मान 10 से ज्यादा नहीं होता है। क्लियर है जी साहब? तो ये हमने फॉर्मूला वाइज क्वेश्चंस, देखिए फॉर्मूला सारे देख लिए हैं जो जो इंपॉर्टेंट थे। इन पे आप क्वेश्चन लगा लीजिएगा, मिलते जुलते वही लगाने हैं जो आपने पहले करें। नए क्वेश्चन अब अटेंड नहीं करने हैं। ये सेशन की अंतिम क्लास थी, आपसे एक बार मिलना भी था और मैंने बोला भी था आपको कि मैं आऊँगा, एक क्लास लेकर जरूर आऊँगा। तो आपका प्रेम बना रहे। अगले सेशन में मिलेंगे हम बहुत जल्द। नए बैचेज आने वाले हैं तो उन बैचेज में मिलते हैं भाई साहब और धूम मचाते हैं। आप लोगों को तो
बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी क्रम में जो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं कि क्या सर, कि खुद पर भरोसा रखना दोस्त। जब पूरी दुनिया को नामुमकिन लगे, जब पूरी दुनिया आपके ऊपर भरोसा करना बंद कर दे, उस टाइम पे अगर आपको खुद पे भरोसा है तो जंग जीत ले जाओगे। कि मान लिया और ठान लिया तो जीत गए, और खुद ने ही अपने आप को मान लिया कि ना भाई, हमारे बस की बात नहीं, तेरे बस की बात है। ये डर दर्द और गम जो भी हैं बस तेरे अंदर हैं, अपने बनाए गए पिंजरे से बाहर निकल, तू भी तो एक सिकंदर है, तू भी एक सिकंदर है। चलिए साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। इतना प्रेम दिया आप लोगों ने इस साल, उस प्रेम को शायद ही कभी हम चुका पाए। ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, भावुक हो जाओगे आप भी और मैं भी। ये क्षण आप लोगों से अलग नहीं हुए हैं, ये जो मोमेंट है ये आप लोगों से अलग होने का नहीं है। आप लोग मुझे देख रहे होगे ऐसे ही YouTube पर किसी न किसी कोर्स में, आप देख ही रहे होगे। ऐसी कोई उम्मीद श्री जारी होगी या PYQ श्री जारी होगी आपके छोटे भाई बहनों के लिए, तो उन किसी न किसी बेच में आप मुझे देख ही रहे होगे। तो आप लोगों से अलग नहीं हुए हैं। बाकी हम लोग सोशल मीडिया पे जुड़े हुए हैं, तो आप लोगों का प्रेम बराबर मिलता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी ही बात करेंगे आज, और विश यू ऑल द बेस्ट। भरोसा रखिएगा और इस बार नीट पार। थैंक यू सो मच, बाय बाय।